जी। बच्चा पार्टी कैसे हो आप सभी लोग? अभी मस्त। पिछली क्लास के अंदर हमने क्या कर लिया था? लिबरलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इस क्लास के अंदर हम करने जा रहे हैं स्टार्ट क्या? प्राइवेटाइजेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज हम? प्राइवेटाइजेशन। बट वी आर स्टार्टिंग टुडे प्राइवेटाइजेशन। हाँ जी। प्राइवेटाइजेशन बेटा क्या होता है? देखो, ये एक प्रोसेस है किस चीज की, जो इन्वॉल्व करती है किस चीज को? प्राइवेट सेक्टर्स को इन द ऑनरशिप। इसके अंदर क्या करती है ये? एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी क्रिया जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है किस चीज के अंदर? ऑनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ गवर्नमेंट कंट्रोल एंटरप्राइज। क्या कहा मैंने? प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है कहाँ पे? या तो वो ऑनरशिप के अंदर होता है, या फिर वो ऑपरेशंस जो हो रही है हमारे गवर्नमेंट के, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर जो हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। या यू कैन से इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप। ये क्या है? ग्रेजुअल विड्रॉल है गवर्नमेंट की ऑनरशिप और मैनेजमेंट का फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, जो कि दो वे के अंदर होता है, दो वेज के अंदर जो है ये किया जाता है। पहला क्या है? पहला है कि जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है उनको बेच दिया जाता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। और दूसरा कि गवर्नमेंट की ओनरशिप को विड्रॉ कर लिया जाता है और उसकी मैनेजमेंट को फ्रॉम द बिग्स्ट एंटरप्राइजेस से। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन जो होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, वो क्या होता है? बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पीएससीज टू पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब हम किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का प्राइवेटाइज कर दे, कैसे? बाय सेलिंग ऑफ पार्ट, एक पार्ट जो इक्विटी के जो पीएससीज है उसकी एक पार्ट सेल करके, ठीक है ना, टू द पब्लिक। पब्लिक को सेल कर दिया हमने एक पीएससी का पार्ट, तो उसको हमने क्या कहा? डिसइन्वेस्टमेंट कह दिया। जो पर्पस होता है बेचने का वो क्या था कि वो ये होता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ताकि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इम्प्रूव कर सके और मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट कर सके। ये दो बेसिक रीजंस होते हैं किस चीज के? किसके है ये दो बेसिक रीजंस? हमारे ये दो बेसिक रीजंस है सेल के। ठीक है, अब होता क्या है बेटा ये देखो। एक मिनट, अब ठीक है। यस, तो वो कहता है कि इट वॉज ऑल्सो एडविसिगेट दैट प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्या होगी? वो कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पिटस टू इनफ्लो ऑफ एफडीआई। एफडीआई क्या होता है बेटा? एफडीआई होता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। The government also had made several attempts. जो गवर्नमेंट है उसने भी बहुत सारे अटेम्प्ट बनाए हैं कि वो इम्प्रूव कर सके एफिशिएंसी को पीएसयूज की, बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। मैनेजरियल डिसीजंस लेके उसको क्या देना? ऑटोनॉमी थे। ठीक है। फिर आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। सर प्राइवेटाइजेशन इतना छोटा सा था और लिबरलाइजेशन इतना बड़ा था, तो ग्लोबलाइजेशन भी आपका बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, वो तो हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना हमें। यस, तो हमने ये तो कंप्लीट कर ही दिया, एक तरह से प्राइवेटाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं किसके ऊपर? अब आते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है उसको समझिए। ऑल्दो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेट करना इकोनॉमी को ऑफ अ कंट्री, कंट्री की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना विद इन द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ साथ। बट इट इज कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इट इज दैट आउटकम ऑफ दिस सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज that are aimed at transforming the world towards greater interdependence and integration। जो कि क्या है? क्या कह रहा है? ये एक आउटकम है वेरियस पॉलिसीज का जो कि एम कर रही है ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसको? वर्ल्ड को टुवर्ड्स ग्रेटर
इनटू किसके अंदर, डिपेंडेंस के ऊपर और इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, हाँ जी। It involves certain of networks and activities transcending economic, social and geographical boundaries. ग्लोबलाइजेशन जो है उसने अटेम्प्ट करा है एस्टैब्लिश करने के लिए लिंक्स को एक ऐसे वे के अंदर दैट दैट द हैपनिंग्स जो हो रही है इंडिया के अंदर उसको हम इन्फ्लुएंस कर सके बाय द इवेंट्स जो माइल्स अवे है, जो हमारे बहुत दूर हैपन हो रहे हैं हमारी कंट्री। ठीक है, इट इज टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग अ बाउंड्री लेस वर्ल्ड। जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि इसे टर्न कर रहा है, इसके अंदर इट इज टर्निंग द वर्ल्ड इनटू द वन होल, या एक ही बना रहा है, या फिर यू कैन से एक बाउंडरलेस वर्ल्ड बनाना चाहता है ग्लोबलाइज। इसी के अंदर हमारा एक छोटा सा डंडा सा टॉपिक आता है प्यारा सा, दैट इज आउटसोर्सिंग। और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहां पे लेट आ रहा है, तो इसलिए मैं यहीं से आपको सीधा बता रहा हूँ। इन आउटसोर्सिंग के अंदर क्या होता है, एक कंपनी जो होती है वो हायर करती है रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सर्विस सोर्सेज। मतलब एक कंपनी है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या करती है, रेगुलर सर्विसेज लेती है, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज। यू नहीं कि इंडिया की है तो वो इंडिया के अंदर से ही ले रही है, नहीं, वो बाहर से लेती है, विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री, जैसे कि लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट, सिक्योरिटी। ये सारी चीजें जो है वो हम कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। हर एक डिपार्टमेंट की कंपनी से हम इसे लेते हैं। ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आउटसोर्सिंग हैज इंटेंसिफाइड इन recent times because of the growth of fast modes of communication, particularly the growth of information technology. क्या कहता है ये भैया जी, ये कहता है कि जो एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में देखें तो आउटसोर्सिंग जो है उसने इंटेंसिफाई कर दिया है किस चीज को, आज के समय में जो आउटसोर्सिंग है वो इंटेंसिफाई हो चुका है, बिकॉज जो कम्युनिकेशन का बोर्ड है वो बहुत अच्छा बनता जा रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। आजकल 5G टेक्नोलॉजी अब आने वाली है, 4G तो हम यूज कर ही रहे हैं, 5G भी आने वाली है, और कई कंट्रीज में 5G से 6G भी आने वाली है। ठीक है ना, तो जैसे पर्टिकुलरली उसने कहा कि आईटी सेक्टर के अंदर ग्रोथ हो रही है। इट इंक्लूड्स वेरियस सर्विसेज, जैसे कि सॉरी, ये ग्लोबलाइजेशन वाला पेज फिर से आ गया इस पे, जैसे कि वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस, जिसको हम बीपीओ भी कहते हैं, या फिर कॉल सेंटर्स भी कहते हैं। अब क्या होता है, अब आपको पता है ना कि रात को भी आप कॉल करते हो, कई कंपनीज जो है, कोई यू कैन से जैसे जियो होगी, एयरटेल वगैरह, वोडाफोन आइडिया वगैरह, ये सारी की सारी कंपनीज है, राइट। इनमें क्या होता है कि 12 बजे भी आप कॉल करेंगे तो भी फोन उठा लेते हैं, 24/7 इनकी चलती रहती है सर्विस। कैसे चलती है, कैसे चलती है, जैसे हमारे जो होते हैं, हमारी कंट्री में जैसे हमारे कॉल कर रहे हैं हम, तो किसी और कंट्री में जाके वो मिलता है, और बाहर वाली जो कंट्री है वो हमारी कंट्री में कहते हैं कि भाई तुम हमारा कॉल सेंटर संभाल लो, कोई और कंपनी है वो हमारे को भेजती है, तो ऐसे वगैरह होते हैं। ठीक है ना, फिर रिकॉर्ड, जैसे अब इसमें जैसे पहले तो कह दिया मैंने कि वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस है, जैसे पर्टिकुलरली नोन एज, एक मिनट रुको बेटा, जस्ट होल्ड ऑन। यस बेटा, तो तो मैंने आपको कहा कि वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस हो गया, यानी बीपीओ, जिसको हम कॉल सेंटर्स भी कहते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग करता है, बैंकिंग सर्विसेज, अकाउंटेंसी, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, ये सारी चीजें जो है हम कहाँ से, बाहर वाली कंट्रीज हमारी कंट्रीज से करवाती है, ये सारी चीजें। और ये भी हमारी तीन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, जैसे बुक ट्रांसक्रिप्शन होगी, क्लिनिकल एडवाइस होगी, टीचिंग आर बिग आउटसोर्स बाय कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हमारी क्या है, जैसे अमेरिका वगैरह होगी, ऐसी यूएस वगैरह होगी, उनकी जो टीचिंग फैसिलिटीज है वो हम अपनी इंडिया के अंदर यूज कर पा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे जूम है, अब जूम यूज हो रहा है ना, वो तो बाहर का ही है, इंडिया का थोड़ा है जूम, तो इसीलिए। जैसे टिकटॉक था वो बैन हो गया, पबजी थी बैन होके फिर आ गई, तो मतलब बाहर की जो है जैसे चाइना वगैरह की सारी बंद हुई है, तो ऐसे ही वो वापस भी तो आई है ना कभी हर एक एप्लीकेशन जाती रहती है, आती रहती है। अब कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जो इंडिया के अंदर नहीं चलती, बाहर चलती है, यूएस से चले जाओ वहां पे चल जाएगी, इंडिया में नहीं चलती। अब
कई तो ट्रिक लगा लेते हैं कि यूएसए का रीजन सेट कर लिया वगैरह, उससे भी कई बार होती है, कई बार नहीं होती है। अब देखो, अब बात करें थे आउटसोर्सिंग की, ये इंक्लूड करता है यूजिंग इंटरनेट, टेक्स्ट, वॉइस एंड विजुअल एड्स एड्स टू digitalize and transmit these services in real time over commitments and national boundaries। अब हम एक क्लिक के अंदर सब कुछ चला लेते हैं। अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो भी तो इंटरनेट के थ्रू ही चल रही है ना, तो हम इंटरनेट सर्विसेज ले रहे हैं ना कहीं से तो ले रहे हैं, तभी आउटसोर्स हो रही है ना वो भी। अगला पॉइंट कहता है तो लो वेज रेट जो है वो और उसकी अवेलेबिलिटी जो है स्किल्ड मैन पावर की इंडिया के अंदर, उसने एक डेस्टिनेशन बना दी है फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्लियर हो गया टॉपिक। आगे आता है WTO। WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है WTO की फुल फॉर्म बता दीजिए फटाफट से। WTO की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फिर से एक बार रुकिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर आपके पास थोड़ी देर में आ ही जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ये कब फाउंड हुआ था, तो 1995 के अंदर। अच्छा, यूं पूछ सकते हैं कि सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हु वो सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर WTO बिकम्स, मतलब WTO को बाद में हमने क्या कहा था? गैट कहा था। गैट क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यहाँ से गैट की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, WTO की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है बेटा। गैट होता क्या है? ये एक एग्रीमेंट है जो साइन हुआ था हमारा कब? 1947 के अंदर विद 23 कंट्रीज। यहाँ से एक MCQ बना हुआ है और शायद से मैंने वो दे भी रखा है। ठीक है ना। एस्टैब्लिशमेंट इसकी कब हुई है? 1948 के अंदर एस्टैब्लिशमेंट हुई है। जो मेंबर है कंट्रीज के, मेंबर कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मनी फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। अब WTO जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो एस्टैब्लिश कर सके, एस्टैब्लिश करे रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजाइम। कहाँ पे? विद इन विच नेशंस जो है वो प्लेस नहीं कर सकते आर्बिट्रेटरी रेस्ट्रिक्शंस को ट्रेड के ऊपर। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस, दो पर्पस है इसकी, किस चीज की दो पर्पस है WTO की, वो क्या है? ये एनलार्ज करता है प्रोडक्शन और ट्रेड ऑफ सर्विसेज को, ताकि वो एश्योर कर सके कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस चीज का? रिसोर्सेज का। और दूसरा क्या है कि वो प्रोटेक्ट कर सके इन्वायरमेंट को। ये कवर करते हैं ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब यहाँ से जो है ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, मैच इट फॉर्म में बन सकता है। यहाँ से मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ से आपका मैच इट फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है, और बना भी हुआ है आई थिंक सो, अगर मैंने दिया होगा तो। मैंने देखा है बेटा, देखो देखिए सारे क्वेश्चन हुए हैं मैंने। अब ये नहीं पता कि मैंने वो टेस्ट के अंदर डाल रखे हैं या नहीं डाल रखे, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर डाल रखे नहीं डाल रखे। आपको एक बात बता दूं, अगर आप सोच रहे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो थोड़े बहुत ही दे रहा हूं मैं, बेटा सारे दूंगा तो टाइम भी लगेगा। दूसरी बात, मेरे पास तो सब कुछ है, ठीक है, मैं तो देने के लिए रेडी हूँ, मेरे पास बहुत सारी वर्कशीट रेडी है, हर एक चैप्टर की रेडी है। बट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज दैट क्वेश्चन आई हैव गिवन इन द टेस्ट। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो मैंने अपने बच्चों को टेस्ट में दे रखे हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो अगर वही क्वेश्चन वो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे थे तभी मेरे टेस्ट में डाले होंगे ना, ठीक है ना, तो ये बात समझ लेना। अब यहाँ पे बायलेटरल और मल्टीलेटरल क्या होता है? क्या पता मैंने ये दे रखा हो, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या पता मैंने दे रखा हो ये। जरूरी तो है 40 मार्क्स के टेस्ट में तो बहुत सारे MCQs मेरे लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है CBSE में। तो अब जरूरी तो है कि मेरे जो दे रखे वही पेपर में आ जाए। चांस की बात होती है कि वही आ सकता है, उसके जैसा मिलता जुलता आ सकता है, आने तो वैसे ही है। अब बायलेटरल क्या होता है? बाई यानी दो, बाई यानी दो। बायलेटरल का मतलब क्या है कि दो कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट है। क्या कहा मैंने? दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट। और मल्टी क्या हो गया कि दो से ज्यादा, दो से ज्यादा मतलब एग्रीमेंट बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज, एग्रीमेंट बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज। ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। एज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ WTO, अगर आप एज एन इम्पोर्टेंट मेंबर बता रहे हो WTO का, कि इंडिया जो है वो क्या है? वो फोरफ्रंट है फार्मिंग फेयर ग्लोबल रूल्स का, रेगुलेशंस का और सेफगार्ड्स का। एडवोकेट करता है इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, एंड एडवोकेट करता है क्या? एडवोकेट क्या करता है? इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड को। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कहता है कि ऑल्दो
India has fulfilled the has fulfilled its commitments. It has made इन WTO रिगार्डिंग WTO क्यों बनाया गया ताकि वो लिबरलाइज कर सके ट्रेड को, दूसरा रिमूव कर सके क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को जो इंपोर्ट के ऊपर लग रहे हैं, और टैरिफ रेट्स को क्या कर सके, टैरिफ रेट्स को रिड्यूस कर सके। बट जो वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल मेजर वॉल्यूम जो है हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की, वो अकर करती है कब, अगर हो रही है कहाँ पे, डेवलप्ड नेशंस के अंदर हो रही है। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज की फाइल्स है, वो कंप्लेंट करती है किसके रिगार्डिंग, ओवर एग्रीकल्चर सब्सिडीज जो उसकी कंट्री के अंदर दिए जा रही है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो चीटेड फील कर रही है क्योंकि वो फोर्स किए जा रहे हैं कि वो अपने मार्केट्स को ओपन कर सके फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, बट दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस टू द मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन वो उनको अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं कर रहे कि वो क्या कर सके, वो क्या कर सके, वो क्या कर सके बेटा, एक्सेस कर सके उन मार्केट्स को, उन डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट्स को। ठीक है, फिर आता है हमारे पास असेसमेंट ऑफ रिफॉर्म्स। क्या आता है हमारे पास, असेसमेंट ऑफ रिफॉर्म्स। क्या आता है बेटा हमारे पास टॉपिक, असेसमेंट ऑफ रिफॉर्म्स। थोड़ा सा कैमरा का कुछ प्रॉब्लम होगी, जूम हो गया, कोई नहीं। तो असेसमेंट ऑफ रिफॉर्म्स में क्या होता है बेटा, ग्रोथ होती है इकोनॉमी की, जो कि मेजर की जाती है किसके थ्रू, बाय जीडीपी। जीडीपी के थ्रू जो है वो मेजर की जाती है। तो रैपिड लुक, अगर हम रैपिड लुक देखें किसके ऊपर, डेटा ऑफ जीडीपी। बेटा देखो यहाँ पे मैंने जीडीपी का डेटा तो लिया नहीं, वैसे मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर आपको जो है इसका डेटा जो है वो गिवन है। ठीक है, तो अगर हम रैपिड लुक देखें, लुक देखें जीडीपी के अंदर, वो क्या शो करता है कि ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड जो ग्रोथ था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो डिक्लाइन हो गया था, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसने फ्लक्चुएशन रिपोर्ट की थी, और जो ग्रोथ थी सर्विस सेक्टर की वो गोड अप, मतलब वो अच्छी हो गई थी। इससे क्या होता है कि जो ग्रोथ हो रही है वो मेनली ड्राइवर कहाँ हो रही है, ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। मेनली ग्रोथ जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, सर्विस सेक्टर के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना भी हुआ है। बेटा अगर पॉसिबल है तो मैं एक बार दूसरा कैमरा जो है वो ट्राई करता हूँ, कि इसमें मेरे को प्रॉब्लम लग रही है। ये फिर मैं बताया उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अजीब हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है। फिर वही कैमरा ठीक है। यस, वी आर बैक। Actually, I have used another camera, right? That's why it is showing. हाँ जी बेटा। तो हाँ मेरे को पता है बेटा, ऊपर से वो कट रहा है और इतना ही हो सकता है, फिर वो बड़ा होएगा, छोटा हो जाएगा फिर, या तो नहीं हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। चलिए, while agriculture recorded a high growth rate during 2013 to 14, अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लिख लीजिएगा अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालने वाले हैं। लिंक इसके नोट्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और जो क्वेश्चन में कराऊंगा उसके भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। 2013 दिस सेक्टर जो है उसने विटनेसाइज करा है, क्या विटनेसाइज क्या करा है, नेगेटिव ग्रोथ। इस चीज को, नेगेटिव ग्रोथ को, जो कि सब्सिक्वेंट हुई है इस ईयर के अंदर, जबकि जो सर्विस सेक्टर है कंटिन्यू टू विटनेस अ हाई लेवल ऑफ ग्रोथ, हायर देन द ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ इन 2014 टू 15। हाईएस्ट ग्रोथ रेट कितना है इसके अंदर, 10.3%। ये डेटा याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Industrial sector witnessed a steep decline during 2012 to 13. It began to show a continuous positive growth. अब जो ओपनिंग हुई थी इकोनॉमी की, उससे क्या हुआ, एक रैपिड इंक्रीज आया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर, यानी कि एफडीआई और एफआईआई के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज यूएस डॉलर 100 बिलियन यूएस डॉलर थे 1990 टू 1991 के अंदर, जबकि अब की तरह है यूएस डॉलर 36 बिलियन हो चुके हैं। कब हुआ ये हमारे हुए 2016 टू 17 के अंदर। इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो कि हमारे इंडिया के अंदर जो है, इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर है, क्योंकि इंडिया की करेंसी कहीं और नहीं चलती। किसी और कंट्री को शौक नहीं है कि इंडिया की करेंसी रखे, इंडिया को ही शौक है बाहर की कंट्रीज की करेंसी को वो अपने पास रखता है, फॉरेन एक्सचेंज रखता है। ठीक है, इंडिया इज सीन एज सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स,
Auto parts, engineering goods, IT software and textile in the reform period, rising prices have also been kept under कंट्रोल, और वो कंट्रोल के अंदर रखे गए हैं क्या, जो राइज हो रहे हैं हमारे प्राइसेस। अब बचा आपका शॉर्ट कमिंग of reforms in agriculture, and then reforms in industry, and then disinvestment again, reforms in fiscal policy, and the chapter will be on. Okay, so let's do it in just 10 minutes के अंदर ये जो है हमारा टॉपिक हो जाएगा, 30 मिनट्स की ये वीडियो बनेगी, राइट। जितने की पहले बनी हुई है, मैंने बताया था चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं ना, इसलिए मैं पार्ट्स में दे रहा हूँ। ये शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रिफॉर्म्स, शॉर्ट कमिंग ऑफ रिफॉर्म्स में क्या है, जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो वाइडली क्रिटिसाइज किया गया फॉर नॉट बीइंग एबल टू एड्रेस सम ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स facing our economy, especially in the areas of employment, agriculture, industry, infrastructure development, and fiscal management. ऑल द ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है कहाँ पे, रिफॉर्म पीरियड के अंदर, बट इट हैज नॉट जनरेटेड इनफ एम्प्लॉयमेंट, इसने इनफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करी है, जो कि इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है हमारी कंट्री के अंदर कहाँ है, बहुत कम है। अब वो भी पढ़ेगी अगले वाले चैप्टर में, पोवर्टी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात आई। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो स्पेशली कहाँ किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किया गया, जो कि इंक्लूड क्या करता है, इरिगेशन, पावर, रोड्स एंड मार्केट लीकेजेस, एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशन जो कि प्ले करता है क्रूशियल रोल इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हम पढ़ के आए थे, उसके अंदर कितनी फेजेस थी बेटा, जल्दी बताओ। दो फेजेस, ठीक है ना, एक 1960 टू 1970 और एक 1970 टू 1980, as followed in the reform period. The removal of fertilizer subsidy has led to increase in the cost of production, which has severely affected the small and marginal farmers. This sector has been experiencing a number of policy changes, such as reduction in import duties on agricultural products, removal of minimum export price, and lifting of quantitative restrictions on imports of agricultural products. These have adversely affected Indian farmers as they now have to face, क्या फेस करना पड़ा उनको, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। Moreover, because of export oriented policy स्ट्रैटेजीज जो थी एग्रीकल्चर के अंदर, उसके अंदर एक शिफ्ट आया है। क्या आया है बेटा, उसके अंदर एक शिफ्ट आया है। मैं छोटा हो जाता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए, ठीक है ना। हाँ जी, moreover because of और ठीक है, एग्रीकल्चर there has been shifted, शिफ्ट आया किसके अंदर, प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर, जो कि फोकस करेगा किसके ऊपर, कैश क्रॉप्स के ऊपर, इन लिeu ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। ये क्या पुट करता है, ये प्रेशर पुट करता है और प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है। फिर आया रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसने रिकॉर्ड करा एक स्लो डाउन। Decreasing demand of industrial products are due to various reasons, such as cheaper imports, replaced domestic demand for goods, domestic manufacture जो है वो फेस कर रहे हैं competition from imports. Inadequate investment है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इंक्लूडिंग जैसे पावर सप्लाई को इंक्लूड करते हुए आ रही है। इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो कंप्लीट कही गई है टू ओपन अप देयर इकोनॉमीज टू ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज एंड ट्रेंडिंग देयर इंडस्ट्रीज वल्नरेबल टू इंपोर्ट गुड्स, टू इंपोर्टेड गुड्स। मोरओवर एक डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, स्टिल डज नॉट हैव द एक्सेस टू डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट्स बिकॉज ऑफ हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स। बेटा याद करना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन क्या पता जनरल नॉलेज का वो पूछ ले आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड कंट्री, तो आपको उसको देखना पड़ेगा, इंडिया को मत कर देना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑल कोटा रेस्ट्रिक्शंस जो है एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगाए गए, टेक्सटाइल्स के ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर जो रिमूव किए गए हैं इंडिया के अंदर, यूएस से जो है उसने रिमूव नहीं करा अपना कोटा रेस्ट्रिक्शन को इम्पोर्ट के ऊपर ऑफ देयर टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। बात करें डिसइन्वेस्टमेंट की, मैं डिसइन्वेस्टमेंट की सिर्फ अभी डेफिनेशन की बात करके आए थे और थोड़ा बहुत हमने उसके बारे में पढ़ा भी था, तो मैं कहूँगा कि आप ये नोट्स का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में होएगा ही होएगा, वहां से आप डाउनलोड भी करेंगे, आई होप सो। अगर करते हैं तो आप वहां से जो है इस डिसइन्वेस्टमेंट का टॉपिक रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए, ठीक है ना। तो हम सीधा टॉपिक पे आ रहे हैं, रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसी। प्लीज इसको याद एक बार रीड कर लीजिएगा, बिल्कुल 4 पॉइंट्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये 4 पॉइंट्स है, इसको आपको रीड करना है, जस्ट रीड दिस पॉइंट्स, ठीक है, रीड करना है।
Reforms and fiscal policy. Economic reforms just have placed limits on growth of public expenditure, especially in social sector. जो टैक्स रिडक्शन हुआ है रिफॉर्म पीरियड के अंदर उसने क्या एम करा है एल्डिंग लार्जर रेवेन्यू एंड कर्ब टैक्स इवेशन हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. और जो रिफॉर्म पॉलिसीज है वो इन्वॉल्व करती है टैरिफ रिडक्शन को जिसने कर्टील करा है स्कोप ऑफ फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू custom duties. In order to attract foreign investment, tax incentives जो है वो provide किए गए हैं incentives are provided to foreign investors which further reduce the scope for raising the revenue. I hope so ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है और आपको समझ भी आया होगा. अब सर इसके क्वेश्चंस कहाँ गए सर इसके क्वेश्चंस कहाँ गए हमारे क्वेश्चंस अभी शो कर रहा हूँ मैं आपको. ठीक है एक मिनट को बस एक मिनट बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये लीजिए एक मिनट. Here are the questions. Oh, बस 2 मिनट बेटा. एक बार आप ये पढ़ लीजिए भी पढ़ लीजिए मैं आपको ये शो कर रहा हूँ टॉपिक एक बार ये डिसइन्वेस्टमेंट का टॉपिक पढ़ो. डिसइन्वेस्टमेंट का एक बार ये टॉपिक पढ़ लो बेटा. हाँ जी पढ़ लिया. चलिए क्वेश्चंस के ऊपर हम चल रहे हैं अब. जितना पढ़ लिया बाकी आप पढ़ लेना नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे. यस तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए. डैश वॉज भाई रीड करो आप आंसर बताइए. डैश वॉज द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर in 1991 acknowledged for his capabilities to steer away the economic crisis looming large on the east erstwhile Indian economy. ये डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी डॉक्टर सॉरी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी डॉक्टर उर्जित पटेल. बताइए इसका आंसर क्या आएगा. So the answer for this question is the answer for this question is मैं आपको ना हाईलाइट करके दिखा हुआ है सारे के साथ. ठीक है आंसर इज दिस. क्या सर अभी तो दिखाई नहीं अभी दिख जाएगा. डॉक्टर मनमोहन सिंह. सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर इंडिया. बताओ जल्दी कौन सा था. रेलवे था हाँ भैया था. एटॉमिक एनर्जी जनरेशन था हाँ भाई था. डिफेंस डिफेंस इक्विपमेंट भी हाँ. केमिकल्स नहीं थे तो केमिकल्स इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रीजन विच गेव इंपॉर्टेंस टू प्राइवेटाइजेशन. बताओ. डी आंसर है इसका भी. reducing the cost of minimizing wastages. Liberalization leads to some limitations. कौन सी थी वो लिमिटेशन. कौन सी लिमिटेशन थी बेटा वो बताओ. Lesser participation of foreign exchange that neglects the social welfare. No improvement in productivity. No improvement in productivity is the answer. नहीं. No improvement in productivity is not the answer. It neglects the social welfare. Liberalization है बेटा. Liberalization का आंसर यही बनेगा. It neglects the social welfare. Which organization was founded in 1995? जल्दी अभी पढ़ के आए हो. Yes, a World Trade Organization. Sixth question. In 1991, an immediate measure to resolve the balance of payment crisis was to was to devaluate was to devaluate
ऑफ रूपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। बेटा 1 मिनट रुक जाओ, आप इतने आंसर बताइए। टेल मी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। टेल मी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। आंसर इज डीवैल्यूएशन, मैंने बता दिया इसका तो, ठीक है ना। अरे भैया जी, इसका तो आंसर मैंने बता दिया। चलिए जी, डिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। सब स्कॉलर क्वेश्चन द यूजफुलनेस या व्हाट द डोंट अंडरस्टैंड द। यस बेटा, जल्दी से आंसर बताइए, आपको मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर बोथ ए एंड बी है, अगर आपने सोच लिया है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको शो कर रहा हूँ मैं। डैश आर द short term measures intended to correct the balance of payment position and to bring inflation under control. The answer will be the answer will be stabilization measures. Stabilization छोटा, याद कराया था, छोटे वाला शॉर्ट टर्म, और बड़ा नाम तो यानी कि लॉन्ग टर्म। तो इसमें हमारा ए आ गया। स्ट्रक्चरल तो आ ही नहीं सकता, बोथ भी नहीं आ सकता, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। हमारा ए जो आंसर है। ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करेगा। The latest demonetization of currency was undertaken by the government of India on November 8, 2016 to avoid complete breakdown and cash crunch. Government had allowed exchange of dash old currency by new currency as per person per day. Answer is 4,000. Answer is 4,000. बेटा देखो, जीएसटी के अंदर ना 5 स्टैंडर्ड रेट्स से। अब आप कहोगे सर आपने ये जीएसटी वाला टॉपिक तो आपने कराया ही नहीं। बेटा ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन तो है, बट ये ना स्पेसिफिकली मैंने नोट्स दे रखे हैं इसके अलग से। उसका भी लिंक मैं आपको अगर पॉसिबल हुआ तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप उसे रीड कर लीजिएगा। और अगर अभी पॉसिबल होता है तो मैं अभी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, अगर मेरे को पॉसिबल मिल जाते हैं नोट्स, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि इस डिवाइस के अंदर वो है भी नोट्स की नहीं है, ठीक है ना। एग्जैक्टली आई डोंट नो अबाउट दैट। दिस इज द चैप्टर नंबर 3, राइट? ओके, तो यस, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी वाला टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया है। तो 1 मिनट रुक जाइए, जस्ट होल्ड ऑन, मेरे को एक चीज चेक करनी पड़ेगी। यस, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द नोट्स। प्रॉब्लम ऐसी सच कुछ नहीं होती, बट होती है कुछ, थोड़ी बहुत होती है प्रॉब्लम्स, वो एक बार हाइड करनी पड़ती है। पर्सनल डिटेल्स होती है नोट्स के अंदर मेरे, तो आई हैव टू हाइड दैम आल्सो, राइट? ओके। और बेटा जो ये वाला टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ ना, डिमोनेटाइजेशन वाला, वो आपका बेटा चैप्टर नंबर जो है हमारा, कहाँ से मतलब चैप्टर तो ठीक है हमारा 6 होएगा, टीआर जेड के अकॉर्डिंग है वो, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको सीधा वर्ड फाइल जो है वही शो कर देता हूँ। क्या इतना बड़ा मैं आपको पहले पीडीएफ कन्वर्ट करूँ, फिर आपको उसका जो है वो प्रिंट लेके आओ, राइट? इससे बढ़िया तो हम सीधा आपको क्या शो कर दे, फाइल ही शो कर दे, राइट? ये लीजिए, मैंने आपको ये फाइल जो है वो शो कर दी है, डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। देखो, मीनिंग है डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? विड्रॉल ऑफ अ कॉइन, नोट और अ प्रीशियस मेटल फ्रॉम अ यूज एज अ लीगल टेंडर। कंसेप्ट क्या कहता है? 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो थे, उन्होंने अनाउंस किया कि जो टू है हमारे इंडियाज लार्जेस्ट नोट, दैट इज INR 500 एंड INR 1000 विल कीज टू बी लीगल टेंडर, मतलब वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 86% जो था कैश जो सर्कुलेशन में था वो टेंडर इन्वॉल्व है, और ये जो नोट्स है उनको डिपॉजिट करा देना चाहिए बैंक के अंदर, कब तक? 30 नवंबर 2016 तक, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक्सटेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन जो हमारा था, 13% हमारा ये था, और 87% हमारा वो था जो कि उसने अपना स्टेटस जो था वो लीगल टेंडर से लॉस कर दिया था। बस 30% जो था हमारा वो क्या था? लीगल टेंडर के अंदर था। आफ्टर दैट अ करेंसी नोट of 2000
2000 was introduced as a legal tender. ये जो है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये रुपीस का सिंबल होता है, ठीक है, तो ये रुपीस। अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट डिमोनेटाइज हो गया करेंसी ऑन November 8, 2016, जिसकी वैल्यू क्या थी, रुपीज 15.4 ट्रिलियन, अबाउट 86.9% ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन। 15.4 ट्रिलियन रुपीज। यू अंडरस्टैंड, ट्रिलियन कितनी जीरोस होगी इसके अंदर, फाइंड करना, ठीक है, और कमेंट आउट करना फिर मेरे को। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे डिमोनेटाइजेशन की, कि वो प्रोवाइड कर सके या कर्व क्या कर सके, जो ब्लैक मनी चल रही है उसको, करप्शन को, करेंसी काउंटर फीट कर सके, यूज ऑफ हाई डिमोनेटाइजेशन करेंसी फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, और टू सिग्नल अ regime shift or tolerance for illicit activities and non-tax compliance, ठीक है। फिर आता है व्हाइट मनी और ब्लैक मनी के अंदर डिफरेंस, जैसे ट्रांजेक्शन और स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हाइट मनी में ट्रांजेक्शन मतलब कंपनी जो है वो पे करती है एम्प्लॉय को सैलरी इन कैश, पेमेंट और रिसीट जो है वो डिक्लेयर की जाती है टैक्स अथॉरिटीज को। और व्हाइट मनी की जो स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं, हाउस होल्ड जो है वो अपनी सेविंग रखता है कैश फॉर दी इमरजेंसी। ब्लैक मनी में क्या होता है कि जो स्मॉल एंटरप्राइज होते हैं वो पे करते हैं इनपुट को कैश में, नाइदर डिक्लेयर द ट्रांजेक्शन टू टैक्स अथॉरिटीज। वो टैक्स अथॉरिटीज को बताते नहीं कि हमने इतनी पेमेंट करी है या नहीं करी है, सब कुछ। अब जो स्टोर कहाँ पे करते हैं, बिजनेस में जो है वो अनडिक्लेयर्ड कैश को होल्ड करते हैं विद अ व्यू टू डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू हिज कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम पे उनको बांट देते हैं। जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट थे वो डिमोनेटाइजेशन के क्या थे, जो कि नहीं हो पाए। पहला क्या था, एलिमिनेशन ऑफ ब्लैक मनी। इससे क्या होता है, अनअकाउंटेड मनी को कहते हैं ब्लैक मनी। इंट्रोडक्शन ऑफ करप्शन, करप्शन को हटाना, क्यों, क्योंकि हाई वैल्यू करेंसी जो नोट्स है वो कॉमनली एक्सेप्ट किए जा रहे थे एज द मीडियम ऑफ प्राइम। एलिमिनेशन कर देना यानी हटा देना, एलिमिनेट करना किसको, काउंटर फीट करेंसीज को। काउंटर फीट करेंसीज होती क्या है, इमिटेशन करना करेंसी प्रोड्यूस विदाउट द लीगल सैंक्शन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है, एंड एज अ फॉर्म ऑफ फ्रॉड और फॉर्जरी। एलिमिनेट करना ट्रेडिंग फंडिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग करना, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है हिडन ट्रांसफर जो होते हैं फंड्स के अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। राइज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, बिकॉज जो पीपल थे उनको फोर्स किया गया था कि वो कन्वर्ट कर ले अपने ब्लैक मनी को इनटू व्हाइट मनी बाय पेइंग टैक्सेस एंड पेनल्टीज टू द गवर्नमेंट। कैशलेस और लो कैश इकोनॉमी क्या था, क्या कि प्रमोट कर देना डिजिटल और ई ट्रांजेक्शन जो कि अब चल रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना, बैंक अकाउंट की ओपनिंग कराना, ये था। गुड इम्पैक्ट एंड बैड इम्पैक्ट क्या पड़े हमारे डिमोनेटाइजेशन की। गुड इम्पैक्ट क्या था कि चेक आ गया, फ्लड चेक ऑन फ्लड इन्फ्लेशन हुआ, देयर वाज अ शार्प फॉल इन फूड इन्फ्लेशन, अबाउट 240 बेसिक पॉइंट जो थे बिटवीन द नवंबर 2016 टू जनवरी 2017। एलिमिनेशन करना फेक करेंसी का, ये था गुड, जो हुआ एलिमिनेट होगी फेक करेंसी। सर्च हो गया कैश डिपॉजिट, मतलब बहुत सारी फेक करेंसी चल रही थी, उनका एलिमिनेशन हुआ। देयर वाज अ सर्च इन कैश डिपॉजिट, जन धन अकाउंट्स, दिस प्रमोटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू द ग्रेट गेयर। आरबीआई की एस्टिमेट के अकॉर्डिंग रुपीज 11.5 लाख करोड़ जो थे वो डिपॉजिट किए गए बैंक के अंदर फॉलोइंग डिमोनेटाइजेशन, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ। हावला ट्रांजेक्शन के ऊपर अटैक हुआ था कि जो ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन थी मनी की उनको पकड़ा गया था, ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ ओवरड्यूज, पुश टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, टैक्स कंप्लायंस, रियल एस्टेट क्लीनिंग हुई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक शैडो इकोनॉमी की होती है, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे ब्लैक मनी इकोनॉमी जो होती है वो वेयर बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं विदाउट टैक्स पेमेंट। टैक्स इवेशन इज द कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शैडो इकोनॉमी। पूछा जा सकता है व्हाट इज द what is the core characteristic of shadow economy, या tax evasion is the core characteristic of which economy। तो आपको ये याद करना पड़ेगा shadow economy का, इसका है वो shadow economy। नहीं, क्या हो गया, shadow economy, क्लियर हो गया। बैड इम्पैक्ट क्या पड़े, एक डीप हर्ट आया इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स के अंदर, लार्ज स्केल जो था वो ले हो गया, ले ऑफ इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ के अंदर डेट आ गया, स्लम आ गया रियल एस्टेट के अंदर। फिर यहाँ पे जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जीएसटी मैंने आपको पढ़ा दिया पहले से ही। एडवांटेजेस क्या थे जीएसटी के वो पढ़ लीजिए। एलिमिनेट हुआ मल्टीपल टैक्स का, जैसे कि एक्साइज, ऑक्ट्राइज, सेल्स टैक्स, कैटवैट, सर्विस टैक्स, टर्नओवर टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस जो थे उनका क्या हो गया, बच गया, और सिर्फ एक ही टैक्स लाएगा। तभी तो इसका एक स्लोगन है, वन टैक्स वन नेशन, ठीक है ना। सेव हुआ मोर करेंसी, बिजनेस में इजी हुआ, इस मतलब बिजनेस में जीएसटी लाने से क्या हो गया, एक इजी कंट्री, मतलब एक कंसेप्ट जो था जीएसटी का, उससे वन टैक्स कंसेप्ट लाया। इससे बहुत सारे बिजनेसमैन को
इंटरस्टेट बिजनेसेस को बेनिफिट हुआ, इफेक्ट रिडक्शन हुआ, खास कर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, इंक्रीज हुआ जीडीपी के अंदर, रिडक्शन होगी टैक्स इवेशन के अंदर, मोर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स आए, रिवेन्यू के अंदर इंक्रीज आया, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या कि इंक्रीज कॉस्ट जो थी ड्यू टू सॉफ्टवेयर परचेजेस वो हो गई, मतलब सॉफ्टवेयर परचेजेस की इंक्रीज कॉस्ट बढ़ गई। जीएसटी कंप्लीट हुआ, जीएसटी का मतलब जीएसटी विल बी एन इंक्रीज इन ऑपरेशनल कॉस्ट। जीएसटी के आने से जीएसटी कब आई? मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जीएसटी एक ऑनलाइन टैक्सेशन सिस्टम है। एसएमई जो है उसके पास हायर टैक्स बर्डन है, क्या है उसके पास? एक हायर टैक्स बर्डन, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है अब इसमें ये देख लीजिए, ये 5 स्ट्रक्चर्स है हमारे। पहला 0.0% टैक्स, 5% टैक्स, 12% टैक्स, 18% टैक्स, 28% टैक्स, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए जो 0% टैक्स है वो कहाँ पे लगता है? सैनिटरी नैपकिन्स, फूड मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स के ऊपर 0 टैक्स लगता है। 5% टैक्स कहाँ लगता है? जैसे टी, कॉफी, स्पीसीज, स्पाइसेस वगैरह इनके ऊपर। 12% टैक्स कहाँ लगता है? बटर, चीज, घी इनके ऊपर। 18% पास्ता, पेस्ट्रीज, केक, शुगर, डिटर्जेंट्स और इन आइटम्स की कैटेगरीज के अंदर। अब सभी बच्चों ने सुन लिया पास्ता, पेस्ट्रीज, केक, सबके मुंह में पानी आ गया है ना? आया क्या नहीं आया? सर आपके में भी आ गया, हाँ मेरे पास भी आ गया। दिस इज द हाईएस्ट जीएसटी स्लैब, 28% हाईएस्ट है। जो कहाँ पे लगते हैं? जैसे डिश वॉशर हो गया, वेग मशीन्स होगी, वैक्यूम क्लीनर हो गया, इनके अंदर हमारा 28% जीएसटी टैक्स लगता है, ठीक है। ये था हमारा जो जीएसटी का कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताना था। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। अब एक बार आ जाते हैं फिर से वापस से क्वेश्चंस के ऊपर। अब 5 स्टैंडर्ड जो है वो कह रहे हैं कि ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता अक्रॉस द कंट्री। इसमें आंसर बताइए इसका क्या है? 0% था हमारा, हाँ भैया था, 0% भी था हमारा। भैया जी 42 मिनट्स की वीडियो होगी, कैसे हो गई भैया? तो 0% इसका आंसर आ गया। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ए इंक्रीज। बेटा मैं इस पे आंसर बता रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चंस के, आप फटाफट से ना इसको टिक करते जाइए या फिर मैं हाईलाइट करता जाता हूँ आपके आंसर्स को, ठीक है। और आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रहेगा, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा आंसर्स के लिए। 12th का आंसर हमारा है बेटा जी डी, ठीक है। 13th का आंसर हमारा है बी, हाई रोड टैरिफ बैरियर। 14th का आंसर है हमारा ए। 15th का है बी। 16th का भी बी। सॉरी, अच्छा क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाई नहीं, मैं आंसर करता गया। 16th का हमारा हो गया बी। 17th का हमारा आंसर है बेटा जी सी। 18th का है हमारा बी। 18th का हमारा है बी। 19th का हमारा है सी। 20th का हमारा है ए। असर्शन रीजन पे आ गया, असर्शन रीजन पे मैं आंसर जो है वो लिख देता हूँ। 21 का आंसर है हमारा ए। बेटा जो ऑप्शंस है वो मैंने आपको ऊपर दे रखे हैं असर्शन रीजन वाले, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, आंसर हमारा ए है। 22 का आंसर हमारा बी है। 23rd का आंसर हमारा 23rd का आंसर हमारा है डी। 24 का आंसर है हमारा ए। 25 का आंसर है डी। फिर ये आप केस स्टडी पढ़ेंगे। फिर 26 का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। 26 का आंसर है हमारा ए। 26 का आंसर हमारा क्या है? ए। 27 का आंसर है हमारा डी। 28 का है हमारा बी। 29 का आंसर है बी। और 30th का आंसर है ए। दैट आर द आंसर्स बेटा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट आउट कर देना, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कि हमारी पॉवर्टी के ऊपर, ठीक है। बाय एवरीबॉडी।